डीएनए स्टडी में आज आपका स्वागत है। तो जीव विज्ञान के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था कौन, नियंत्रण व समन्वय। नियंत्रण और समन्वय के अंदर हमने था ग्रंथियां पढ़ रहे थे। ग्रंथियों के अंदर हमने कौन सी ग्रंथियां पढ़ ली थी? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो आज हम पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि क्या होती है? ठीक है, तो आज हम देखेंगे पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, कहाँ पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि? बताया था मैंने आपको, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया भी था। ठीक है, तो आज दोबारा देख लेते हैं हम। ये इस प्रकार से हमारा शरीर होता है और यहाँ पे क्या है, ये क्या है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये यहाँ पे ये थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, ये थायराइड ग्रंथि है। और अब इसके क्या है, इसके पृष्ठ भाग पर थायराइड ग्रंथि के ये पृष्ठ भाग है ना, यहाँ पे ये पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 या 6 भी, किसी में 6 भी हो सकती है इनकी संख्या। ठीक है, पैराथायराइड। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग पे पाई जाती है। और इसकी खोज किसने की थी? पैराथायराइड ग्रंथि की खोज किसने की? रेनार्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, रेनार्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया था? बता सकते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि का विस्तृत अध्ययन किसने किया था भाई? इसकी खोज तो रेनार्ड ने की थी। ठीक है, और इसका विस्तृत अध्ययन जो है वो किया था सेंट्रल ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। क्या नाम है? सेंट्रल। ठीक है, अब ये बताइए इसकी माप क्या होती है, मतलब इसकी कितनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसकी माप देख लेते हैं हम। माप कितनी होती है पैराथायराइड ग्रंथि की? बता सकते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि की माप होती है 6x3x2 कितनी होती है? सेमी। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, लंबाई 6 हो गई, ऊंचाई 3 हो गई, चौड़ाई कितनी होगी? मोटाई मतलब 2 सेमी। ठीक है, तो ये इसकी माप हो गई। और अब बताइए कि इसमें इसका भार कितना होता है? बता सकते हैं? इसका भार देखेंगे हम। इसका जो भार है वो होता है 130 से कितना होता है? 150 कितना होता है? मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम इसका भार होता है, 130 से 150। और इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है इससे? इससे हार्मोन निकलता है, उसको क्या बोलते हैं बताइए? इससे पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। कौन सी? पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायराइड हार्मोन। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो इसकी पैराथायराइड ग्रंथि है। ठीक है, ये कहाँ पे? थायराइड ग्रंथि के वृक्ष भाग में, थायराइड ग्रंथि के कौन से पृष्ठ भाग में पाई जाती है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 से 6 होती है इनकी संख्या। और इसकी खोज किसने की थी? रेनार्ड ने इसकी खोज की थी। और इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया था? सेंट्रल ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। और इसकी माप कितनी है? इसकी माप हमने देखी 6x3x2 सेमी। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, और इसका भार हमने देखा 130 से 150 मिलीग्राम। अब इसके बारे में हमने भाई इसके हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे। पैराथायराइड हार्मोन, इससे पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। और कौन सा हार्मोन निकलता है? इससे एक तो पैराथायराइड या उसका नाम ही है पैराथ हार्मोन। इसे पैराथ हार्मोन भी कहते हैं, या कोलिप हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके जो हार्मोन निकलता है पैराथ हार्मोन, इसका कार्य क्या है? बताइए, ये कार्य क्या करता है? ये हमारे शरीर में
कैल्शियम स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। और क्या करता है, फॉस्फेट और जो कैल्शियम स्तर को तो बाई इसको बढ़ाएगा और फॉस्फेट का स्तर क्या करता है, कम करता है। तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, कैल्शियम के स्तर को तो क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। और फॉस्फेट के स्तर को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। ये कैल्शियम और फॉस्फेट। तो अभी बताइए मुझे ये बताइए, अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए, पैराथायराइड हार्मोन या पेराथ हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है। अगर इसकी कमी हो जाए इस हार्मोन की, तो ये क्या होगा, हमारे शरीर में क्या होगा, कैल्शियम का स्तर कम हो जाएगा, कैल्शियम कम बनना स्टार्ट हो जाएगा। और कैल्शियम किस काम में आता है, हमारे शरीर के अंगों की नियंत्रण में, मांसपेशियों में काम में आता है, ठीक है, उनके संचालन के लिए। जैसे हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हाथ को इस प्रकार से कर रहे हैं तो हमारी क्या है, मांसपेशियां कनेक्ट है मस्तिष्क से, ठीक है, तो अच्छी तरह वर्क कर रही है। लेकिन अगर हमारे ये जो पैराथायराइड हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो इसमें एक रोग होता है, जिस कमी से रोग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, टिटेनी या अपतानिका रोग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से टिटेनी या अपतानिका रोग होता है, ठीक है। अब ये टिटेनी और अपतानिका रोग क्या होता है, भाई ये टिटेनी और इसकी कमी से तो टिटेनी या अपतानिका रोग होता है। ये क्या है, ये रोग में क्या है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, इस रोग में क्या है, रोग में हमारी जो मांसपेशियां हैं वो सूक्ष्म का क्या करते हैं, हमारी जो इनके क्या है, शरीर में संपर्क टूटना स्टार्ट हो जाता है, हमारी मांसपेशियां क्या है, प्रॉपर काम करना बंद कर देती है, ठीक है। और शरीर में क्या है, ऐठन भी आती है। जैसे आपने कभी महसूस किया होगा, यहाँ पे हमारे पैर में आपके कभी एक जगह आप कभी या कोई काम करते हो, बैठे रहते हो या, ठीक है, तो आपकी क्या एकदम से टांग में क्या ऐठन आ जाती है, मांसपेशियों में क्या ऐठन आ जाती है, एकदम ऐसे कठोर हो जाती है। तो आप थोड़ा ऐसे करते भी हो उसको सही करने के लिए, लेकिन थोड़ा देर तक वो रहती है। तो वो इसी का ही क्या है, इसी वजह से कारण से होती है क्या, कैल्शियम की कमी से, या टिटेनी उसे अपतानिका रोग भी कहते हैं। तो अगर वो ज़्यादा हो तो यही रोग होता है। वैसे नॉर्मली तो चलता है, लेकिन अधिकतर क्या है, टिटेनी अपतानिका रोग होता है। तो हमने बात कर ली इसके। तो इसमें देखते हैं हम कि हमने बात करी है हार्मोन क्या है, ये पैराथायराइड हार्मोन, इसे क्या बोलते हैं, पेराथ हार्मोन भी कहते हैं। और इसे और क्या बोलते हैं, कोलिप हार्मोन, से कोलिप हार्मोन भी कहते हैं। और इसका हमने कार्य देखा, ब्लड में कैल्शियम का स्तर क्या करता है, बढ़ाना, और फॉस्फेट का स्तर कम करता है, ठीक है। अब पीटीएच हार्मोन की ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, अगर इसकी कमी हो जाए तो इसमें हमने देखा टिटेनी अपतानिका रोग होता है। और ये टिटेनी अपतानिका रोग क्या होता है, इस रोग में मांसपेशियों में संकुचन व शीतलन जो है, इसकी क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती, ठीक है, जिसके कारण क्या है, हमारे मांसपेशियों में स्व उत्तेजना और ऐठन रहती है। अब इसके बारे में हमने बात करी। और अब भाई इसकी कमी तो हमने देख ली, ठीक है, इसकी कमी से तो हमने देख लिया टिटेनी अपतानिका रोग होता है। और इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, बता सकते हैं। अगर हमारे शरीर में पैराथायराइड या पेराथ हार्मोन की अधिकता हो जाए तो उसमें कौन सा रोग होता है। भाई अगर हमारे शरीर में अगर इसकी अधिकता होगी तो हमारे कैल्शियम का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, हमारा कैल्शियम शरीर में इसका स्तर बढ़ जाएगा। तो कैल्शियम का स्तर बढ़ने से क्या है, हमारे जो शरीर की जो बोन है, हड्डियां हैं, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे उनमें छेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो मुलायम और भंगुर टाइप में हो जाती है, ठीक है, वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। उस रोग को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस रोग, ठीक है। इसकी अधिकता से कौन सा, ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। तो हमने बात करी ऑस्टियोपोरोसिस रोग, ठीक है। अब इस रोग में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे शरीर में इसका पेराथ हार्मोन का अगर स्तर, मतलब हार्मोन अधिक होगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, कैल्शियम का स्तर क्या होगा,
कैल्शियम का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा हमारे शरीर में, ठीक है, तो हमारे जो बोन है, हड्डियां क्या है, ये हमारी हड्डियां में क्या है, एकदम मुलायम होना स्टार्ट हो जाएगी, और इनमें क्या है, सूक्ष्म छिद्र होना स्टार्ट हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, और ये भंगूर टाइप में बन जाएगी। इसी रोग को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैल्शियम की अधिकता के कारण, ये किस वजह से होता है, कैल्शियम की अधिकता के कारण बोन क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है, मुलायम कोमल हो जाती है और भंगूर हो जाती है इस, और ठीक है, इस रोग में क्या है, बोन और इसमें छिद्र हो जाते हैं बोन में। तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस रोग। तो क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ये तो इसमें क्या होती है, ये हड्डियां इसमें कमजोर हो जाती है, और अगर इसकी पैराथ हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो आप क्या होगा भाई, इसकी कमी हो जाए तो हमारी मांसपेशियों पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, हमारी मांसपेशियां वर्क नहीं कर पाएगी, मस्तिष्क से इसका संपर्क टूट जाएगा अगर कैल्शियम का स्तर हमारा कम हो जाएगा तो, और अधिक हो जाएगा तो किस पे फर्क पड़ेगा, हमारी बोन पे, हड्डी पे फर्क पड़ेगा, ये भंगूर कोमल और क्या हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसके, तो पीटीएच हार्मोन की अधिकता क्या है, इसमें कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस रोग क्या होता है, इसमें कैल्शियम की अधिकता के कारण क्या है, बोन मुलायम, हमारी जो हड्डी है वो मुलायम, कोमल तथा भंगूर हो जाती है, और इस रोग में क्या है, बोन में, हमारी हड्डी में छेद हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली भाई पैराथायराइड हार्मोन, और पैराथायराइड हार्मोन से सिर्फ एक ही हार्मोन निकलता है, और अब हमने भाई पैराथायराइड हार्मोन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके बाद में हम कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे, थाइमस हार्मोन ग्रंथि पढ़ेंगे। अगली ग्रंथि कौन सी है, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। अब इसके बारे में, थाइमस ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। थाइमस ग्रंथि, ठीक है। अब ये थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, बता सकते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट है, सबसे मोस्ट कौन सी है, थाइमस ग्रंथि। क्यों है मोस्ट, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप पहले तो ये बताइए पाई कहाँ जाती है, ये हमारे हृदय जो है, ठीक है, ये हमारा हृदय है इस प्रकार से, ये जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे हृदय है, ठीक है, और ये हृदय के पास में अंदर वृक्ष के पास में पाई जाती है, ठीक है, ये है थाइमस, ठीक है, ये है थाइमस ग्रंथि, ठीक है, यहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में, ठीक है, यहाँ पे वृक्ष में हृदय के पास में पाई जाती है इसकी स्थिति, ठीक है। और ये क्या होता है, थाइमस ग्रंथि की जो है बाल्यावस्था में थाइमस ग्रंथि का क्या है, कितना क्या हो जाता है, आकार क्या बड़ा होता है। अब बाल्यावस्था में इसका आकार क्या होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है, ये इसका आकार बड़ा है, और जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है क्या होता है, जैसे जो उम्र बढ़ती जाएगी इसका आकार भी क्या होता जाएगा, इसका आकार भी छोटा होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे इसका आकार क्या है, छोटा होता जाएगा, और ये क्या है, ये बड़े क्या होता है, निष्क्रिय, मतलब बड़े होने पर क्या हो जाती है, ये निष्क्रिय हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, ये बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है, और ये बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, ये ले लेते हैं हम, ये बुजुर्ग आदमी है। तो अब इसकी क्या है, ये हृदय और ये यहाँ पे, अभी आपको छोटी सी दिख रही होगी वैसे तो अब ये क्या है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे क्या है, ये विलुप्त होती जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये अब ये सब ये विलुप्त क्यों होती है, और ये बाल्यावस्था में इतनी बड़ी क्यों होती है, क्या है, क्या कारण है कि बाल्यावस्था में ये इतनी बड़ी होती है, और बाल्यावस्था में ऐसा क्या कार्य करती है, ठीक है बताइए कि बाल्यावस्था में ऐसा क्या कार्य करती है, किसका, और कि बड़ी होती है और वृद्धावस्था में ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। और ये क्या करती है, तो बताइए, है अभी मुझे ये बताइए, आप कभी देखा होगा बच्चों को कि बच्चों को बचपन में ही पोलियो क्यों पिलाया जाता है। अब हम बड़े हो गए, ठीक है, अब हमें माँ बाप हमें क्यों नहीं बोलते आप जाके पोलियो पी के आओ, क्यों नहीं बोलते,
क्यों? ये बच्चे, हम छोटे बच्चे थे तभी हमें कहा जाता था कि इन्हें पोलियो पिलाया जाए, ठीक है। पोलियो क्यों पिलाया जाता? क्योंकि पोलियो क्या होता है? पोलियो एक मरा हुआ रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता था रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है, ताकि प्रतिरक्षा तंत्र का विकास हो सके। तो ये क्या हो गई? थाइमस ग्रंथि हो गई, है ना। और बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में ये बड़ी होती है। अब जब इसमें क्या इंजेक्ट किया जाएगा? पोलियो इंजेक्ट किया जाएगा बच्चे के शरीर में। तो वो क्या करता है? मरे हुए वो होते हैं उसमें, ठीक है, रासायनिक पदार्थ या सूक्ष्म जीव मरे हुए, मरा हुआ पोलियो डाला जाता है उसमें। तो अब और हमारे ये क्या करती है? प्रतिरक्षा एंटीबॉडी का निर्माण करती है। इसका कार्य क्या है? एंटीबॉडी का निर्माण करना। तो अभी ये क्या कहाँ जाएंगे? ठीक है, ये हमारे शरीर में जाएंगे। तो अब क्या है? मस्तिष्क क्या है? सूचना देगा किसे? थाइमस ग्रंथि को, ठीक है, सूचना देगा थाइमस ग्रंथि को। हमारे शरीर में विदेशी लोग आ गए हैं, तो जल्दी से बंदूक गोलों का निर्माण कीजिए और उन्हें खत्म कीजिए। तो अब इसके पास में सूचना आती है थाइमस ग्रंथि के बाद में। तो थाइमस ग्रंथि क्या है? तुरंत एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और एंटीबॉडी का निर्माण करके और ये तुरंत यहाँ पे जाती है ये मरे हुए पोलियो के पास में, और ये देखती है कि ये तो मरे हुए हैं, ये तो ठीक है पहले से ही मरे हुए हैं। तो ये क्या हो जाती है? ये हमारी मेमोरी में, अब ये इसका कोई कार्य ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कहाँ जाती है? सीधी मस्तिष्क में जाके क्या सेव हो जाती है, हमारी सेव मेमोरी होती है, ठीक है। तो वहां पे जाके ये सेव हो जाती है। तो ये क्या हो गई? एंटीबॉडी सेव हो गई, ठीक है। अब आप बचपन में बच्चों को खसरे का टीका, पोलियो का टीका ये इस प्रकार से दिलवाते हैं। तो वो क्या होते हैं? मरे हुए सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। तो शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि क्या है, बचपन में क्या है, इनके प्रतिरक्षा तंत्र का क्या विकास हो सके, इनकी और इनकी मेमोरी में सेव हो सके, ताकि ये क्या है, ये थाइमस ग्रंथि क्या है बड़े होने पर तो क्या है ये विलुप्त हो जाएगी। इसलिए क्या है, बच्चों को ही सारे क्या टीके लगाए जाते हैं ताकि वो इनके प्रतिरक्षा का इस विकास हो सके, और बड़े होने पर क्या है इस टीका नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अब ये सारी क्या है, अब ये सेव हो गई, खसरे का टीका लग गया, पोलियो का टीका लग गया। तो ये अब खसरे का टीका लगेगा तो भी ये जाएगी और देखेगी ये तो यहाँ पे मरे हुए जीव हैं, तो ये तुरंत दोबारा क्या हो जाएगी, ये सेव हो जाएगी। ये सेव हो गई, और भविष्य में मान लो अभी इस उम्र में हमें क्या, ये मान लो पोलियो हो गया, पोलियो का जीवाणु आ गए या खसरे के जीवाणु आ गए, ठीक है, बैक्टीरिया आ गए बाहर से। तो अब ये क्या हो, हमारी मेमोरी में पहले से सेव है, ठीक है, ये इनसे लड़ने की क्षमता पहले मेमोरी में सेव है। तो ये क्या करेगी, ये यहां से क्या है, इनको तुरंत मस्तिष्क को सूचना देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये तुरंत क्या है इन्हें नष्ट कर देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अब मैंने बताया कि बाल्यावस्था में क्या था, बाल्यावस्था में थाइमस ग्रंथि का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, और उम्र बढ़ने के साथ ये ग्रंथि क्या है, निष्क्रिय हो जाती है, और ये क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करती है। प्रतिरक्षा क्या होता है, प्रतिरक्षा रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। अब ये बताइए इससे हार्मोन कौन सा निकलता है, थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमस ग्रंथि से हमारे कौन सा हार्मोन निकलता है बताइए, उससे निकलता है थाइमोसिन, थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। बात कर लेते हैं थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है, और ये अब थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, और अभी क्या है, थाइमस ग्रंथि है हमारी, ठीक है। तो अब इसके क्या होते हैं, अब इसके क्या है, असिस्टेंट भी होते हैं जो कार्य करते हैं, भाई एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ठीक है, और ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट भी है थाइमस ग्रंथि। तो इसके असिस्टेंट भी होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं एड्स के बारे में। जैसे हमारे शरीर में HIV होता है, ठीक है, HIV, ठीक है, HIV रोग हो गया, मान लीजिए किसी के HIV रोग हो गया, तो वो अब उसमें क्या है, इसमें ऐसे सबसे समझदार वायरस है HIV वायरस, ठीक है। क्यों है, बात करते हैं इसके बारे में। अब ये किसी के शरीर में क्या हुआ, किसी के शरीर में गया, ठीक है, किसी
दूषित रक्त के माध्यम से या सुई के दोबारा इस्तेमाल से ये HIV वायरस किसी को हो गया, ठीक है। तो अब इसके ये क्या है, हमारा लीवर है, ठीक है, ये लीवर है साहब। तो ये जाएंगे और क्या लीवर में ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे लीवर में, और फिर यहाँ पे ये देखेंगे कि थोड़े दिन तो क्या हम देखते हैं क्या स्थिति है। फिर ये देखते हैं यहाँ पे और भी ये जीवाणु होते हैं हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। तो ये देखेंगे कि ये इनको क्यों नहीं मार रहे, कि ये जो शरीर है कि इन्हें क्यों नहीं मार रहा, इनमें ऐसी क्या बात है, इनमें ऐसी क्या बात है कि ये शरीर इन्हें क्यों नहीं मार रही है। तो खेल कूद के आ रहे हैं, ठीक है, ये बाहर भी जा रहे हैं और अंदर भी आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये कौन से ये हो गए, ये HIV वायरस के रोग, HIV वायरस हो गया। और ये हमारे शरीर में हमारे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर को पचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और अब ये देखते हैं, अब ये देखेंगे कि ये तो क्या है, DNA लेके घूम रहे हैं, ठीक है, क्या इनके पास क्या है, DNA, ठीक है, और हम इनके पास क्या है, RNA, इनके पास क्या है, RNA, ठीक है। तो अब ये देखेंगे ये तो RNA लेके घूम रहे हैं भाई, ये DNA लेके घूम रहे हैं और हमारे पास क्या है, RNA है। तो ये क्या है, तुरंत अपने उसको RNA को क्या है, DNA में परिवर्तन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये RNA से क्या है, DNA में बदल जाते हैं, तो ये क्या है, थोड़ी सी जनसंख्या को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। जनसंख्या को जब यहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाएगी तो ये बोलेंगे भाई बच्चों जाओ थोड़ा घूम के आओ बाहर और देख के आओ कि तुम्हें कोई डांटता है वाटता है थोड़ी, ठीक है, कोई डांटेगा या जो भी हो हमें आके सूचना देना। अब साहब ये जाते हैं बाहर, घूम के आते हैं, थोड़ा लड़के आते हैं और 2-3 को फोड़ के भी आ जाते हैं, और ये सब घूम घाम के यहाँ पे सारे शरीर में आराम से, और फिर आते हैं घर पे, माताजी पिताजी बोलते हैं तुम दोबारा जिंदा आ गए, कैसे। तो वो बोलता है कि पिताजी हम तो खूब मौज मस्ती करके आए, यहाँ पे घूम के आए, आराम से पार्क में घूम के आए, सारे यहाँ पे 2-3 को फोड़ के भी आए, ठीक है, हमें तो किसी ने कुछ रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि ये देखेंगे ठीक है साहब, हमें क्या है, शरीर ने पहचाना नहीं, मस्तिष्क ने हमें जाना नहीं। तो अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। अब ये करेंगे जनसंख्या विस्फोट। अब इनकी क्या है, जनसंख्या विस्फोट, लाखों करोड़ों में जनसंख्या विस्फोट कर लेंगे। अब ये क्या है, पूरे शरीर को फिर बोलेंगे आप जाइए और आप आक्रमण कीजिए, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहीं पे क्या है, इसे खाना स्टार्ट कर देते हैं हमारे लीवर को। ये अभी जहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हो गई तो ये क्या है, धीरे धीरे हमारे लीवर को खाना स्टार्ट कर देंगे। तो अब फिर जब इनकी जनसंख्या करोड़ों अरबों में हो जाएगी तब हमारे मस्तिष्क को पता चलेगा कि ये तो कोई हमारे शरीर में विदेशी लोग आए हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया और ये इनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। तो अब ये हमारी ये थाइमस ग्रंथि को क्या है, सूचना देंगे, ठीक है। थाइमस ग्रंथि को हमारे शरीर की क्या है, रानी है थाइमस ग्रंथि। अब ये रानी को सूचना देंगे आप क्या कर रही हैं, आप इस शरीर में विदेशी लोग आए हुए हैं, काफ़ी समय हो गया इन्हें, तो आप जाके देखिए। तो अब ये थाइमस ग्रंथि क्या करती है, थाइमस ग्रंथि अपने उनको भेजती है असिस्टेंट को, जिसे टी सहायक, टी किलर इस नाम से भी जाना जाता है। तो वो अपने असिस्टेंटों को भेजेगी, ठीक है। अपने असिस्टेंट यहाँ पे आएंगे, तो अब उनके असिस्टेंट आएंगे टी किलर जिसे, तो अब वो देखेंगे यहाँ पे अपन इनको, भाई वो तो उसको क्या बोलिए आप देख के आइए उनके साथ और सेल्फी वेल्फी लेके आइए, ठीक है। अब ये आते हैं साहब और ये देखते हैं कि हम इन्हें मार देते हैं कि हमारी रानी भी हमसे खुश हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आके ये क्या, इनसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं साहब। ये अंदर आते हैं और इनसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी संख्या अरबों में, लाखों करोड़ों में। तो ये क्या है, इन हेल्पर सेल को भी क्या है, नष्ट करते जाते हैं। और ये जब टी हेल्पर सेल नष्ट हो जाती है, टी किलर सेल, ठीक है, सहायक, तो अब ये क्या होता है, अब ये जाते हैं सीधे कहाँ पे, थाइमस ग्रंथि के पास में। ये हमारे थाइमस ग्रंथि है, ठीक है, ये यहाँ पे थाइमस ग्रंथि के पास में, ये थाइमस ग्रंथि के पास में जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार से गए, थाइमस ग्रंथि के पास में गए और ये क्या है, सीधे यहाँ पे क्या करते हैं, घेरा बना लेते हैं साहब। थाइमस ग्रंथि के पास में ये घेरा बना लिया, मतलब रानी के चारों तरफ क्या कर लिया,
घेरा बना लिया और इसे बोलते हैं और अब तुम्हें भाई तुम हमारे कब्जे में हो और अब तुम्हें जो हम कहेंगे तुम्हें वही करना है, ठीक है। अब साहब ये शरीर क्या है, शरीर में क्या हो जाता है, टी सहायक हेल्पर की कमी हो जाती है, तो हमें क्या है, शरीर अब डॉक्टर की दवाई देता है तो वो क्या करती है, जो दवाई आती है अब वो यहाँ पे क्या करती है, हमारे शरीर में क्या करती है, टी सहायक हार्मोन को बढ़ाने के लिए आती है, लेकिन क्या करती है, अब ये पहले ही यहाँ पे क्या है, इन्होंने रानी को घेर रखा है और ये अब ये क्या करते हैं, ये इसको दवाई को इसके पास पहुंचने से रोक देते हैं, तो हमारी दवाई भी क्या है यहाँ पे कार्य नहीं करती है और ये क्या है धीरे धीरे ही रानी को खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है HIV वायरस में क्या है, शरीर में क्या है धीरे धीरे क्या है, शरीर कमजोर होता जाता है, ठीक है। अभी इसका शुरुआत में क्या है, शुरुआत में तो मैंने आपको समझाया कि क्या हमें पता नहीं चलता कि क्या इसमें HIV वायरस है या नहीं है, ये धीरे धीरे वर्क करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है, सबसे समझदार वायरस कौन सा है, HIV वायरस है, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्य करता है। तो अब इसमें हम देखते हैं, ठीक है। तो अब थाइमस ग्रंथि में क्या है, स्थिति वृक्ष में हृदय के पास में होती है और बाल्यावस्था में थाइमस ग्रंथि का क्या है, आकार बड़ा होता है तथा उम्र बढ़ने के साथ ये ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है। ये प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करती है और प्रतिरक्षा मैंने बताया रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। और इसमें हार्मोन कौन सा निकलता है, इसमें थाइमोसिन हार्मोन निकलता है इसमें, ठीक है। और अब इसके बारे में इसके वो बात करते हैं असिस्टेंट कौन से हैं, हमने बात करी थाइमस ग्रंथि के असिस्टेंटों की बात करते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। कितने हैं इसके, हैं इसके कितने असिस्टेंट है, 2 असिस्टेंट है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। तो इसके 2 असिस्टेंटों के बारे में बात कर लेते हैं हम। लिम्फोसाइट, एक तो लिम्फोसाइट हो गया और एक मोनोसाइट, ठीक है। ये 2 हो गए इसके, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हो गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझना है, वैसे मैं आपको नोट्स तो सामने प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आपको स्क्रीन पे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और अब ये क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितनी होती है, एक तो होती है टी लिम्फोसाइट, ठीक है, और एक होती है कौन सी, बी लिम्फोसाइट। एक तो टी लिम्फोसाइट, ठीक है, और एक बी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब ये बताइए कि ये टी लिम्फोसाइट क्या कार्य करती है, ये टी लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती है, हाँ ये भी कितने 2 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, एक तो टी सहायक, एक तो टी सहायक और एक टी मारक। अब इनका, ठीक है, अब ये हमने बात करी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में क्या है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट भी कितने प्रकार की होती है, टी सहायक और टी मारक होती है। तो मैंने आपको बताया था ये रानी के असिस्टेंट है, तो अब ये क्या है, ये टी सहायक और टी मारक है। और अब भाई हमने टी सहायक क्या आती है, ये इंटरफेरोन का स्त्राव करती है, ठीक है, क्या करती है, ये इंटरफेरोन का स्त्राव करती है। और टी मारक क्या करती है, ये रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या देती है, रोगों से लड़ने की, हमें रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, बाहर से आक्रमण होता है तो ये क्या करती है, उनसे लड़ती है, उनसे सूक्ष्म जीवों से लड़ती है, ठीक है। और ये क्या करती है, उनका भक्षण करती है, तो इसे वृद्ध वृक्षाणु भी कहा जाता है। टी मारक को क्या कहा जाता है, वृक्ष वृक्षाणु भी कहा जाता है। तो अब हमने इनकी बात कर ली। लिम्फोसाइट में ये 2 हो गए, ठीक है, और टी सहायक टी मारक होगी। और मोनोसाइट क्या होती है, बता सकते हैं, ये इसे वृद्ध वृक्षाणु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे वृक्ष वृक्षाणु, बता सकते हैं, मोनोसाइट को वृद्ध वृक्षाणु क्यों कहा जाता है, इसका कार्य सूक्ष्म जीवों का क्या है, नष्ट करना है, सूक्ष्म जीवों का भक्षण करना है इसका कार्य से, इसलिए इसे वृद्ध वृक्षाणु भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमने इनके बारे में बात कर ली। तो अब आपको पता है कि ये क्या है, ये थाइमस ग्रंथि के असिस्टेंट है, ठीक है। तो टी सहायक, टी इसमें टी मारक क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान दीजिए। मैंने समझा दिया आपको कि ये क्या करते हैं, रानी के असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं शरीर में,
इधर उधर घूमते रहते हैं और पूरी रानी को क्या इन्फॉर्म करते रहते हैं पूरे। तो इसमें देखते हैं हम, इसमें दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट मैंने आपको बताया, टी लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की होती है, टी सहायक और टी मारक होती है। और टी सहायक क्या करती है, ये इंटरफेरोन का स्त्राव करती है, ठीक है। और टी सहायक टी मारक क्या करती है, ये सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती है और इसे क्या कहते हैं, वृद्ध भक्षाणु भी कहते हैं टी मारक को। और बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करके रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। तो बी लिम्फोसाइट, ठीक है, हो गई। और अब मोनोसाइट देख लेते हैं। मोनोसाइट में क्या है, वृद्ध भक्षाणु है कहते हैं इसे। और ये सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती है, इसलिए इसे वृद्ध भक्षाणु भी कहा जाता है। अब इसमें अभी ये हमने किसके बारे में, थाइमस ग्रंथि के बारे में भी बात कर ली। और अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है, तो आपको ये समझ में आई है, थाइमस ग्रंथि समझ में आई। तो इसके अच्छी तरह नोट्स बनाइएगा और इसे रिवीजन कीजिएगा। थाइमस ग्रंथि वैसे इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो अब हम अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है, बता सकते हैं? मानव शरीर की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, ठीक है। दूसरी सबसे अंतःस्रावी तो सबसे बड़ी है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अंतःस्रावी तो जो हम कौन सी पढ़ रहे हैं, हम अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है। सॉरी, ये थायराइड ग्रंथि है, सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि है। लेकिन ये क्या है, ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का क्या करती है, स्राव करती है, ठीक है। दोनों हार्मोनों का स्राव करती है, अंतःस्रावी का भी करती है और बहिःस्रावी का भी करती है। और इसे क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है इसे, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि इसे क्या बोलते हैं, इसे मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, मिक्स ग्रंथि, ठीक है। क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया कि ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी हार्मोनों का स्राव करती है, ठीक है, ग्रंथि, ठीक है। इसे क्या होती है, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, मिक्स ग्लैंड, ठीक है, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। और अब इसमें ये बताइए मुझे, अंतःस्रावी का ये अंतःस्रावी है, बहिःस्रावी और अंतःस्रावी, ठीक है, स्रावी, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी में कितना कितना भाग अपना रोल अदा करती है, ये बता सकते हैं भाई। अंतःस्रावी में जैसे मैं बात करूं, जैसे अंतःस्रावी, ठीक है, अंतःस्रावी में कितना भाग कार्य करती है इसका, अंतःस्रावी में इसका 1 से 2% भाग के रूप में कार्य करती है। और बहिःस्रावी के रूप में, बहिःस्रावी के रूप में क्या करती है, ये 98 से 99% भाग इसका कार्य करता है। तो ये तो सबसे ज़्यादा किसमें, बहिःस्रावी में कार्य करती है, ठीक है। और इसे मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। और इसमें क्या है, बहिःस्रावी में क्या है, अग्नाशय रस ये का स्राव करती है। बहिःस्रावी में क्या करती है, अग्नाशय रस का स्राव करती है। तो देखते हैं हम, अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और क्या कहते हैं इसे, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। और ये क्या इतनी है, ये 2 भागों में है। एक तो अंतःस्रावी में कितना भाग कार्य करता है, 1 से 2% ये अंतःस्रावी में का भाग कार्य करता है और बहिःस्रावी का ज़्यादा करता है, 98 से 99% भाग इस कार्य करता है। और इसमें कौन सा, बहिःस्रावी में कौन सा, इसमें अग्नाशय रस निकलता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि ये अंतःस्रावी भाग है, अंतःस्रावी भाग, ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अब इसकी खोज किसने की थी, अंतःस्रावी भाग की जो है खोज वो की थी लेंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने की थी इसकी खोज। तो इसको और इसकी खोज करने के बाद में इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया लेंगरहैंस द्वीपकाएं, इसका नाम दे दिया लेंगरहैंस द्वीपकाएं नाम दे दिया। और इस अंतःस्रावी भाग में क्या है, कोशिकाएं कितनी
4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, कितनी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो अंतस्रावी भाग में कितनी पाई जाती है? 4 कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा बीटा, कौन सी? अल्फा बीटा और डेल्टा और एफ सेल। ठीक है, तो ये अल्फा सेल, बीटा सेल और ये डेल्टा सेल। ठीक है, ये डेल्टा सेल और एफ सेल। ठीक है, ये चार कोशिकाएं पाई जाती है अंतस्रावी ग्रंथि में, अंतस्रावी भाग में भी। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि के 2 भाग हो गए, अंतस्रावी, बहिस्रावी। अंतस्रावी को क्या कहते हैं? लैग्रेंज द्वीपकाएं कहते हैं, क्योंकि इसने लैग्रेंज नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम, अब इसमें क्या हो गया भाई? इसमें ये कोशिकाएं इस प्रकार से ये होती है और इसमें क्या है? ये कोशिकाएं पाई जाती है। अंतस्रावी भाग हो गया ये। ठीक है, ये इसमें इस प्रकार से इनमें अल्फा बीटा गामा ये इस प्रकार से ये कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, ये अंतस्रावी भाग हो गया और इसमें कौन सी? ये अल्फा, ये अल्फा सेल, ये बीटा सेल। ठीक है, और ये डेल्टा सेल और ये एफ सेल। ठीक है, इस प्रकार से ये पाई जाती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अब इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल और एफ सेल के बारे में कल बात करेंगे, कल की क्लास में। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली क्लास आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि आपको कंप्लीट क्लास नोट के साथ में आपको